Number 24, second year biology. Title of the chapter is evolution. Evolution का क्या मीनिंग होता है? इर्तका, नजरिया इर्तका। ठीक है जी, एवोल्यूशन। बच्चों, एवोल्यूशन वो टॉपिक है जो अवामुन्नास की दिलचस्पी का है, ले पर्सन्स, आम लोगों की दिलचस्पी का टॉपिक है। हर बंदे के ज़हन पर कुछ सवालात हैं। जब हम ये कहते हैं कि इंसान का इर्तका हुआ है, इंसान आज जिस शक्ल में ज़मीन पर मौजूद है पहले ऐसे नहीं था, ये किसी इन्फीरियर क्रिएचर से इवाल्व करके इस शक्ल में आया है और ये जो ज़हानत इसे मिली है इसके बलबूते पर इसने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया और दूसरे जानवरों के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी। तो ये टॉपिक जब हम ये कहते हैं बायोलॉजी के अंदर तो ले पर्सन्स, आम लोगों की इंटरेस्ट का टॉपिक बन जाता है ना। तो इर्तका जो है ये बड़ा दिलचस्प चैप्टर है, छोटा चैप्टर है हमारा यहाँ पे। इसमें बड़ी बेसिक चीज़ें की दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना, एक कुरानी आयत लिखी हुई है, वहू वल्लज़ी, और वही तो है, अंशाकुम, जिसने पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से। बच्चों, इर्तका भी यही कहता है। देखें, इर्तका क्या कहता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एक पॉइंट से हुई है, और ये कुरानी आयत भी यही कह रही, वहू वल्लज़ी अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, यानी वही है तुम्हारा खालिक जिसने तुम सबको, यहाँ तुम सबको से क्या मुराद है? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना, सबको एक जान से पैदा किया। भाई बात समझ आई? अच्छा देखें, हम थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन देखते हैं एवोल्यूशन का। हर बंदे के ज़हन पे कुछ सवालात आते हैं। ये अर्थ प्लैनेट जो है ये कब बना, ये कैसे बना, ज़मीन पर लाइफ का आगाज़ कैसे हुआ, फिर लाइफ इतनी वैरायटी में कैसे चले गई। हम देखते हैं ना, हम देखते हैं कि 5 किंगडम्स हैं जानदारों के, फिर उनमें एक किंगडम एनिमलिया है, फिर उन एनिमल्स में मैमल्स हैं, है ना, कुछ मैमल्स हैं, कुछ फिशेस हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ एम्फिबियंस हैं। अब मैमल्स में देख लें, इतनी वैरायटी है, गाय को देखें, भैंस को देखें, गधे को देखें, बंदर को देखें, इंसान को देखें, इतनी वैरायटी है ना। तो ये सवालात ज़हन में आते हैं। इंसान अगर ऊपर से उतरा है तो जो बाकी जानदार हैं वो किधर से आए हैं? वो ज़मीन से पैदा हुए हैं, ज़मीन पर पैदा हुए हैं। अगर ऐसा है तो फिर इंसान में और उन जानवरों में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ क्यों हैं? बहरहाल ये वो सवालात हैं जो प्री हिस्टोरिक टाइम से इंसानों के ज़हन पर हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम, ये कौन सा टाइम है? टाइम विदाउट रिटन हिस्ट्री, ऐसा वक्त जिसकी हमारे पास रिटन हिस्ट्री नहीं है। 2021 चल रहा है, यानी 2000 साल की तारीख है हमारे पास। इंसान ज़मीन पर कब आया, ये जो रिटन हिस्ट्री हमारे पास है ही नहीं है। इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। जब तरक्की नहीं थी, इंसान तरक्की याफ्ता नहीं था, तब से इंसान के ज़हन पर कुछ सवालात हैं कि मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा, ये लाइफ कैसे पैदा हुई, ये लाइफ ख़त्म कब होगी, कैसे होगी, ये सवालात हैं। भाई स्टूडेंट समझ ये बात? जब बायोलॉजी में हम लफ्ज़ एवोल्यूशन बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइफ जो है वो अर्लियर फॉर्म से डाइवर्सिटी में चली गई। एवोल्यूशन जब बायोलॉजी में लफ्ज़ बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब लाइफ शुरू हुई तो एक बैक्टीरियम से, एक आर्की बैक्टीरियम से शुरू हुई जो कि एक सिंपलेस्ट जानदार था। फिर आज देखें, आज कितनी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। मैंने अभी आपको बताया कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ फंजाई हैं, कुछ प्रोटिस्ट हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स हैं ना। फिर एनिमल्स में देख लें तो आगे पता नहीं मतलब क्लासेस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फिबियंस हैं, रेप्टिलियंस हैं, इनवर्टिब्रेट्स, पता नहीं कौन कौन सी क्लासिफिकेशन। तो जब बायोलॉजी में लफ्ज़ एवोल्यूशन बोलते हैं तो उसका मतलब है लाइफ अर्लियर फॉर्म से डाइवर्सिटी में गई है। बच्चों, जब हम एवोल्यूशन लफ्ज़ बोलते हैं ना, हमारे ज़हन में एक साइंसदान का नाम आता है। कौन बोला? चार्ल्स डार्विन। सबसे बड़ा नाम है एवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन। डार्विन का नाम हमारे ज़हन में आता है। समझे? ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एवोल्यूशन की बात की। इसने एक थ्योरी दी थी जिसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इनकी थ्योरी का नाम है। बेसिकली
चार्ल्स डार्विन को एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, वो साइंसदान जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, एवोल्यूशनिस्ट कहलाते हैं। बच्चों यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट पैदा होते हैं, दो तरह के नज़रियात पैदा होते हैं, आज भी मौजूद हैं और 2 सदियाँ पहले भी मौजूद थे। उनमें एक है ग्रुप जो एवोल्यूशनिस्ट है, एक ग्रुप कौन सा है, एवोल्यूशनिस्ट्स, और दूसरे हैं क्रिएशनिस्ट्स। ज़रा गौर से देखें, दूसरे कौन से, क्रिएशनिस्ट्स। बेसिकली 2 थ्योरीज हैं, एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो डार्विन ने दी थी, थ्योरी ऑफ, और दूसरी थ्योरी कौन सी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। 2 नज़रियात हैं, 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट। कुछ साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि लाइफ का आगाज़ एक पॉइंट से हुआ, फिर ये डाइवर्सिटी, वक्त के साथ साथ डाइवर्सिटी पैदा होती चली गई। कुछ ने उड़ना शुरू कर दिया, कुछ ने तैरना शुरू कर दिया, कुछ ने चलना शुरू कर दिया, कोई बाइपेडल हो गए, कोई टेट्रापोड्स हो गए, ठीक है, कुछ ने अंडे देना शुरू कर दिए, कुछ ने बच्चे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन्वायरमेंट के साथ, बच्चों ये याद रखना है आपने, चेंज कैसे आती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आती है ना। चेंज कैसे आती है, कौन सी चीज़ है जो चेंज को ट्रिगर करती है, कौन सी चीज़ है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जब हम गर्म इलाके में चले जाते हैं हमारी रंगत काली हो जाती है ना, कुछ लोगों की यहाँ रह के भी काली हो जाती है क्यों शफाकत, अच्छा सॉरी। तो ज़्यादा गर्मी में फिरने से रंगत काली हो जाती है, तो इसका मतलब ये इंटरेक्शन है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। चेंज ऐसे आता है। तो 2 तरह के साइंसदान ये कहते हैं कि लाइफ का आगाज़ एक पॉइंट से हुआ और फिर डाइवर्सिटी पैदा हो गई। ये कहते हैं कि हर जानदार को अल्लाह ने अलग अलग पैदा किया है, बल्कि अल्लाह नहीं, डिवाइन फोर्स, कोई सुपर नेचुरल कुव्वत है, कोई माफौकल फितरत ताकत है जिसने हर जानदार को अलग अलग पैदा किया है। इंसान के जोड़े बनाए हैं, गाय भैंस के जोड़े बनाए हैं, गधों के जोड़े बनाए हैं, बंदरों के जोड़े बनाए हैं, पौधों के जोड़े बनाए हैं, हर चीज़ को अलग अलग तख्लीक किया है। आप सिर्फ फोकस करना थ्योरी ऑफ, जो लोग इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं वो कहलाते हैं एवोल्यूशनिस्ट, जो इस पे बिलीव करते हैं वो कहलाते हैं क्रिएशनिस्ट। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में सबसे बड़ा नाम कौन सा होगा, चार्ल्स डार्विन। ये बड़ा दिलचस्प है इन इसकी जो तारीख है। और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में सबसे बड़ा नाम, बच्चों एक बहुत बड़ा साइंसदान, कार्लस लीनियस। आप जानते हैं इस साइंटिस्ट को, कैसे जानते हैं, नॉमनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। ये जो होमो सैपियन हमारा नाम है ना, साइंटिफिक नेम, इसमें होमो जीनस का नाम है और सैपियन स्पीशी का नाम है। ये सिस्टम मुतारफ़ कराया था इसने। इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ये क्लासिफिकेशन के फादर इनको कहा जाता है। टेक्सानोमी की बुनियाद इन्होंने रखी थी, बहुत बड़ा नाम है। 1707 से 1778 तक इसका लाइफ स्पैन है। ये बड़ा ज़रूरी है जानना इसका लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन जो है वो 1809 से 1882 तक है। क्या ये दोनों हमअसर शायद साइंसदान थे, हमअसर कंटेम्प्रेरी जो एक ही वक्त में मौजूद नहीं, ये पहले था और ये बाद में था। ये पहले नज़रिया था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। एक दिलचस्प बात बताऊं, कार्लस लीनियस थियोलॉजियन था, आलम दीन था, मौलवी था, ठीक है जी। सो इसके नज़रियात मौलवियों वाले हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। समझिए आज भी हमारा जो मौलवी तबका है या इस्लामी तबका है वो यही बिलीव करता है अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ख़ुद क्रिएट किया है और ऐसे ही क्रिएट किया है। लेकिन लाइफ हमेशा ऐसे नहीं थी। हमारे कुरान में है कि नूह अलैहिस्सलाम की एज 950 साल से ऊपर थी, है ना। कैसे ऊपर थी, आज कोई इंसान इतना हो सकता है? अगर था तो इसका मतलब नूह वाज डिफरेंट फ्राम अस, एज नूह वाज डिफरेंट फ्राम अस, है ना। एज इतनी ज़्यादा थी। फिर हमें ये भी सबूत मिलते हैं कि हाइट्स इंसानों की बड़ी होती थी, आज कम है। तो इंसान हमेशा ऐसे नहीं थे। बच्चों बात समझिए, हमारी बुक में एक टेबल गिवन है, इसमें मुख्तलिफ साइंसदानों के नाम हैं। सबसे पहला जो नाम है वो लीनियस का है। अभी मैं आपको बता रहा था कार्लस लीनियस के बारे में। लीनियस जो है ना, ये बड़े दिलचस्प आदमी थे। एक तो ये कि इन्होंने देखें, इन्होंने डाइवर्सिटी के अंदर ऑर्डर दरियाफ्त किया। ज़रा ये पॉइंट आपने समझना है, डाइवर्सिटी के अंदर ऑर्डर तरतीब। अब देखो ना, ऑर्डर ये है बच्चों, देखें ऑर्डर ये है, प्लांट्स का एक किंगडम बना दें, एनिमल्स का एक बना दें, फिर एनिमल्स में आगे इनवर्टिब्रेट्स को अलग कर दें, वर्टिब्रेट्स को अलग कर दें। इधर देखें, फिर वर्टिब्रेट्स में 5 क्लासेस बना दें, ये मैमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, ये एम्फिबियंस हैं, ये फिशेस हैं।
दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड आर्डर, तरतीब। ये आर्डर डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी ना, लेकिन इस डाइवर्सिटी में आर्डर डिस्कवर किया किसने? इन्होंने बाइनोमियल नॉमनक्लेचर मुतारिफ कराया। नॉमनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखना, बाइनोमियल का मतलब होता है दो नाम। जैसे इंसान का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस, सैपियंस का मतलब होता है वाइज, समझदार, अक्लमंद। होमो का मतलब होता है ह्यूमन, वाइज मैन। बायोलॉजी आपको मानती है, समझ आई? आप खुद को वाइज मैन मानते हैं या नहीं, वो आपकी मर्जी। ठीक है जी, बायोलॉजी सेज यू आर वाइज मैन। बच्चों होमो सैपियन, तो ये दो नाम है। ये सिस्टम किसने मुतारिफ कराया था पहली मरतबा? कार्लस लिनियस। ये कार्लस लिनियस का कारनामा है। दूसरा नाम है जी लामार्क, बड़ा नाम है ये भी। पहली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 1809 में, 1809 बर्थ का साल है जी डार्विन का, और इसी साल थ्योरी पेश की थी लामार्क ने। बड़ा नाम है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांस के थे। जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क इनका पूरा नाम था। इनकी थ्योरी को पहली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, जिसका नाम था लामार्किज्म। ये बड़ी दिलचस्प है, ज़रा फोकस करें। लामार्किज्म असल में ना इसके दो पॉइंट्स हैं। पहला यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ आर्गन्स। लामार्क कहते थे कि जो आर्गन ज़्यादा यूज़ होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं। जैसे जिम लगाने वालों के बाइसेप्स, हाई हील्स पहनने वाली औरतों के पिंडली के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। समझ आई? जो ब्लैक स्मिथ होता है उसकी बॉडी मजबूत होती है। जो गोल्ड स्मिथ होता है उसकी बॉडी नरम नज़र। सुनार, 100 सुनार की 1 लोहार की, सुना हुआ है आपने, है ना? ये क्यों है ऐसा? यूज़ ऑफ आर्गन्स। ये कहते हैं कि जिराफ जो है ना, ये ज़राफ़ा जो होता है, ये जिस एरिया में रहते थे वहाँ बारिशें नहीं हुई, घास ख़त्म हो गई, दरख्तों के पत्ते खाने के लिए गर्दन का इस्तेमाल बेतहाशा करना पड़ा, जिससे गर्दनें लंबी हो गई। फिर दूसरा डिस यूज़ ऑफ आर्गन्स। ये कहते हैं सांपों की टांगें होती थीं, दुश्मनों से बचने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए इन्होंने गारों में जा पना ली, टांगों का इस्तेमाल तर्क कर दिया, टांगें ख़त्म हो गई। इंसान की दुम हुआ करती थी, इंसान ने कपड़े शपड़े नहाना धोना शुरू कर दिया, मक्खियों को उड़ाने के लिए दुम का इस्तेमाल तर्क कर दिया, दुम ख़त्म हो गई। ये है डिस यूज़ ऑफ आर्गन्स। बच्चों ये इनका पहला पॉइंट था लामार्क का। लामार्क का दूसरा पॉइंट ये ज़्यादा दिलचस्प है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर। देखो ना, आर्गन के ज़्यादा इस्तेमाल या आर्गन के कम इस्तेमाल से जो चेंज आती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड करैक्टर। वो इनहेरिट होता है। ये कहते थे वो इनहेरिट होता है, लेकिन इनके दूसरे पॉइंट को अगस्त वीज़मैन ने रिजेक्ट कर दिया। अगस्त वीज़मैन ने चूहों की 21 नस्ल तक दुम काटी और हर नस्ल में चूहे दुम के साथ पैदा हुए। यानी इनके इस नुक्ते के मुताबिक अगर एक शख्स की टांग कट जाए तो उसके बच्चे टांग कटे पैदा होंगे। यानी एक्वायर्ड करैक्टर जो एक शख्स ने, मैं जोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे बच्चे जोलॉजिस्ट पैदा होने चाहिए, नहीं। एक्वायर्ड करैक्टर जो है ना, ये एक्वायर्ड करैक्टर है। मेरा माइंड जो है उसमें जोलॉजी है, तो ये एक्वायर्ड करैक्टर है, ये इनहेरिट होता है। ये कहते थे लामार्क, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चों बात समझाई। एक और नाम है जी माल्थस, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। बच्चों सुने, माल्थस की ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन है ना, डार्विन ने इनका बड़ा इस्तेमाल किया था। माल्थस ने क्या किया? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन दिए। आपको पता है ये प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ने डार्विन कैसे इस्तेमाल किए? सुने, बड़े दिलचस्प है। ओवर प्रोडक्शन होती है, जानदारों के जितने बच्चे पैदा होते हैं ना, रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़ते। पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, रिसोर्सेज अरिथमेटिकली बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती है। रिसोर्सेज 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। रिसोर्सेज वसाइल, वसाइल क्या होते हैं? रहने की जगह, पहनने के कपड़े, घर, खाना, फूड, ये चीज़ें रिसोर्सेज है। आपको पता है डार्विन फिर क्या कहते हैं? ये माल्थस की इन्होंने ऐसे पढ़ा था। ऐसे क्या था? प्रिंसिपल ऑफ, किसने लिखा था? थॉमस माल्थस ने। इसको पढ़ा डार्विन ने, और डार्विन ने फिर अपनी थ्योरी में इस नुक्ते को बयान किया। इसने कहा कि ओवर प्रोडक्शन होती है, रिजवान साहब, रिसोर्सेज कम है, जानदार ज़्यादा है, फिर कंपटीशन फॉर सर्वाइवल होता है, कंपटीशन फॉर सर्वाइवल होता है, और बचता कौन है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिटेस्ट होता है वो बच जाता है, जो कंपटीशन हार जाता है वो वाइप आउट हो जाता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। मशहूर मिसाल है, डायनासॉर्स और इंसानों के दरमियान बड़ी जंगें हुई हैं। इंसानों ने डायनासॉर मारने की कोशिश की। इंसान साइज़ में छोटा है, डायनासॉर्स बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इंसान अक्लमंद था, इसने हथियारों का इस्तेमाल किया, डायनासॉर्स को सफ़ास्ती से मिटा दिया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वो अगर रहते तो हम नहीं बच सकते थे,
हम अगर रहते तो वो नहीं रह सकते थे, हमने उनको वाइप आउट कर दिया ज़मीन से। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। बच्चों बायोलॉजी कहती है, या डार्विन कहते हैं कि दो जानदार जो कॉमन रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं वो दोनों की कंप्लीट नीड के लिए कम हैं, तो उनके दरमियान कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में जीतेगा कौन? फिटेस्ट। ये इसको अक्सर ना इमरान खान हमारे स्पीच में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जंगल का कानून है ना। जंगल में जो ताकतवर है उसकी हुकूमत है, माइट इज़ राइट, है ना। ये बेसिकली दुरुस्त पॉइंट है किसका? चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट जी, क्यूवियर। बच्चों ये पैलेंटोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अर्थ हिस्ट्री बाय कैटास्ट्रिज्म। क्यूवियर, सुनिए गौर से, क्यूवियर बड़ा नाम है एवोल्यूशन में। क्यूवियर के 2 पॉइंट्स हैं जी। पहला, ये पैलेंटोलॉजी के साइंटिस्ट थे। आप जानते हैं पैलेंटोलॉजी क्या होती है? पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसल्स। फॉसल्स क्या हैं? रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर बरीड इनसाइड अर्थ। जानदारों की बाकियात जो ज़ेर ज़मीन दफन है उनको फॉसल्स कहते हैं। फॉसल्स के मुताले को पैलेंटोलॉजी। बच्चों क्यूवियर पैलेंटोलॉजिस्ट थे, पैलेंटोलॉजी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा अर्थ जो है वो कैटास्ट्रॉफिज्म से पैदा हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 2 नज़रियात हैं ज़मीन कैसे पैदा हुई है। एक कैटास्ट्रॉफिज्म, कैटास्ट्रॉफिज्म का मतलब होता है बड़ा धमाका। दूसरा है ग्रेजुअलिज्म। दूसरा नज़रिया कौन सा है? ग्रेजुअली पैदा हुई है। बिग बैंग आपने सुना होगा, बिग बैंग, एक बड़ा धमाका हुआ, सूरज से कट के ज़मीन अलग हो गई और ज़मीन वजूद में आ गई। ये है अर्थ हिस्ट्री बाई कैटास्ट्रॉफिज्म। ये क्यूवियर का बिलीव था। दूसरा क्या है? दूसरा इसके अपोजिट नज़रिया क्या है? ग्रेजुअलिज्म। व्हाट इज़ ग्रेजुअलिज्म? ग्रेजुअल का क्या मतलब होता है? दर्जा बदर्जा, बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता, ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आई है। बच्चों नेक्स्ट, लाइल। ये जियोलॉजिस्ट थे। लाइल कौन थे? जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, एवोल्यूशन में अर्थ हिस्ट्री भी जाननी ज़रूरी है। तो लाइल जो है ये। उसके बाद है जी डार्विन, बड़ा नाम आ गया जी, डार्विन। बच्चों डार्विन के बारे में बहुत डिटेल्स अगले लेक्चर में आएंगी, लेकिन मैं 1-2 बातें बता दूं। डार्विन को पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं था, कुत्ते पालने का शौक़ था, है ना, आप लोगों की तरह कबूतरबाजी। तो डार्विन के दादा डॉक्टर थे, इरेज़मस डार्विन शायद नाम था उनका, और इनके डैड भी डॉक्टर थे। वो इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन ये डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे क्योंकि इन्होंने लिखा है कि मैं लोगों को पेन में मुब्तला नहीं देख सकता। तो उन्होंने इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम हासिल करने के लिए दाखिला करवा दिया। लेकिन ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो बायोलॉजिस्ट थे ना, उनके पास जाके बैठे रहते थे सारा दिन। 1827 से 1831 5 साल एक वाइज होता है बैरी सफ़र, एक बैरी बेड़ा निकला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उसने करनी थी वर्ल्ड मैपिंग, पूरी दुनिया का मैप बनाना था। 5 साल पूरी दुनिया के समंदरों का सफ़र करना था और वर्ल्ड मैपिंग करनी थी। वो एक काफ़िला निकला, उस काफ़िले के साथ डार्विन भी हो लिए। ऐसे ही नौजवान लड़का था, 1809 में बर्थ है, 1827 यंग लड़का था, है ना। तो उन्होंने साथ ले लिया, चल भी तेन भी ले चलिए। तो इन्होंने उस जहाज़ का नाम था HMS बीगल, उस बैरी जहाज़ का नाम था जिसमें इन्होंने सफ़र किया। HMS का मतलब होता है हिज मेजेस्टी शिप बीगल। बच्चों 5 सालों में इन्होंने नोट्स बनाए किसके ऊपर? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर। एक बड़ा मशहूर आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड, इधर नॉर्थ अमेरिका में समंदर के अंदर गैलापागोस आइलैंड। वहाँ पे 1 महीना डार्विन के काफ़िले ने क़याम किया था। गैलापागोस लफ्ज़ का मतलब होता है टॉर्टॉइज़, कछवा। वहाँ पे 250 kg के कछवे थे। वहाँ कछवों और फिंचेस के ऊपर इन्होंने तहकीक की, नोट्स बनाए और इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर नोट्स हासिल किए। फिर जब ये वापस आए बच्चों 1859 में इन्होंने किताब लिखी। किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इनकी किताब का नाम क्या था? किताब आज भी मौजूद है, वो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ये किताब लिखी और इसमें थ्योरी दी। थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने एवोल्यूशन का मैकेनिज्म पेश किया। एवोल्यूशन कैसे होता है? कैसे होता है? नेचुरल सिलेक्शन से होता है। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचर फेवर्स द ब्रेव्स, नेचर फेवर्स द फाइटर्स। जो फाइट कर जाते हैं, जो जीत जाते हैं, नेचर उनको सपोर्ट करती है। जो हार जाते हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं। मेरी बात समझे? इसकी डिटेल्स आगे चल के देखेंगे। आखिरी नाम जो है वो है वालस। लोग कहते हैं कि एक इदारा था लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन, डार्विन उसके हेड थे।
ये थ्योरी बेसिकली वालस की है, डार्विन ने चोरी की है, ये कहते हैं लोग। लेकिन बच्चों असल कहानी क्या है? मिलर हार्ले ज़ूलॉजी की बुक है, उसमें वालस का एक मजमून जो उन्होंने हाथ से लिखा था वो छपा हुआ है। उसमें वालस लिखते हैं डार्विन के नाम लेटर कि दिस थ्योरी इज़ योर्स एंड योर्स ओनली। ये वर्ड्स हैं वालस की। वालस की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और डार्विन की सेम थी। फ़र्क ये था कि वालस के पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज था, जबकि डार्विन के पास एविडेंसेस थे, वो जो सफ़र के दौरान इन्होंने हासिल किए थे। तो वालस ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि आपके पास जो एविडेंसेस हैं मेरे पास वो एविडेंसेस नहीं है। सो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसकी होगी? डार्विन की। बात एक जैसी है दोनों की। इन्होंने सिर्फ सोचा और लिख दिया। इन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, इन्होंने साथ में नोट्स बनाए, साथ में एविडेंसेस दिए, साथ में लॉजिक्स दी, दलीलें दी और प्रूव किया कि एवोल्यूशन होता है। मिलर हार्ले में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि डार्विन 1859 में थ्योरी पेश की, 1884 में इंतकाल हुआ, बाकी की सारी ज़िंदगी ये डिफेंड करते रहे कि मेरी थ्योरी दुरुस्त है। और एक और बड़ा दिलचस्प फिक्रा, डार्विन को खुद भी क्लियर नहीं था कि उनकी थ्योरी दुरुस्त है या गलत है। मरते दम तक ये बात उन्हें क्लियर नहीं थी। वो इसी कन्फ्यूजन के साथ दारे फ़ानी से चले गए। लेकिन उनके मरने के बाद जब मेंडल का काम रीडिस्कवर हुआ 1900 में, चैप्टर 22 में हम देखेंगे, तब इनके काम को सही पजीराई मिली, सही शोहरत मिली और ये काम जो है इस तरीके से फ्लरिश करता चला गया। बच्चों आज का हमारा यही टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट।